अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए ज़रूर। आप अगर हाथ साफ नहीं कर सकते, मतलब हाथ नहीं धो सकते, तो सैनिटाइज करना हाथ को बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ एहतियाती तदाबीर मत छोड़िए, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे साथ ही है, तो हमें इसके साथ ही थोड़ा अरसा तक ज़िंदगी गुजारनी है। ओके जी, मेहमान मैं आज जिक्र कर रही थी कि बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव कंपोज पर्सनालिटीज़ आज जी उठा पाकिस्तान का हिस्सा होंगी इंशाल्लाह। सो मेरी पहली मेहमान जो हैं माशाल्लाह से इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से आगे अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के क्रेडिट पर भी इनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान की पहली फीमेल स्टूडेंट हैं जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी में एमफिल की डिग्री हासिल की। इसके साथ साथ ब्रॉडकास्ट के भी शोबे से पिछले 15 साल से वाबस्ता हैं। तो इतनी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ किया है इन्होंने। किस तरह से रास्ते निकाले, क्योंकि हम तो शिकायत करते हैं कि जी वसाइल नहीं है, तो इन्होंने कैसे पॉजिटिविटी ढूंढी इन सब माहौल में, इनसे हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुनीबा गुल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप मुनीबा? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं जी, खैरियत से। अच्छा, सो मुनीबा क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है, वैसे ख़वातीन को तो वैसे ही बड़े नाजुक से मामलात, क्योंकि सिनफ़े नाजुक है, फिर हमारी अपब्रिंगिंग भी ऐसे ही होती है, गुड़ियों से खिलाया जाता है और इस तरह की चीज़ें। तो ये क्यों सोचा कि मुझे क्रिमिनोलॉजी में एमफिल करना है? वैसे पहले ये बात तो ये कि मैंने गुड़ियों से कभी भी नहीं खेला बचपन में। अच्छा, आप टॉमबॉय टाइप लड़की थी? काइंड ऑफ टॉमबॉय लड़की। अच्छा, तो आपके बहन भाइयों में, बहन मतलब भाइयों की तादाद ज्यादा है? एक्चुअली मेरा बड़ा भाई जो था वो मेरे साथ क्लास फेलो था मेरा। ओके। सो ही वाज डाइड 1 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। सो सॉरी। कैंसर की वजह से। तो मैं उनके साथ अपब्रिंगिंग हुई है मेरी। तो जो उसके फ्रेंड्स थे तो वो मेरे फ्रेंड्स थे। तो आपने क्रिकेट खेली है बचपन तो मैंने फुटबॉल बहुत खेली है, क्रिकेट बहुत खेली है, स्पेशली फुटबॉल बहुत ज्यादा खेली है। ओके। और गाड़ियां मेरे पास टॉयज में जो कार्स होती थी बहुत ज्यादा। और अगर कोई गर्लिश चीज थी तो वो खाना पकाने का सामान होता था, छोटे छोटे खिलौने होते थे। अच्छा। तो उसमें हम खाना बनाया तो वो भी नहीं होता था कि फैंटेसीज भी नहीं होती थी कि मैं गुड़ियाओं की शादी कराऊं या ऐसा कुछ नहीं? मुझे डॉल्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। अच्छा, और ये सस्पेंस और ये 5 साल कौन सी कहानियां थी, 3 औरतें 3 कहानी, इस टाइप की कोई चीज नहीं? ऐसा कुछ नहीं, नो डाइजेस्ट, नो डाइजेस्ट, नॉवेल्स। ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर ये जो फैसिनेशन थी कि जी मैंने टॉम बॉय टाइप जो है वो जिंदगी गुजारनी है, एंड आपने भाई के साथ ये सारी, तो फिर ये कैसे ख्याल आया कि मैं अपनी स्टडीज में भी कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ? एक्चुअली अगर आप बिल्कुल पीछे से चले ना मेरे बैकग्राउंड में, तो अगर स्कूल के ज़माने से देखें तो मैं नहायत ही नालायक स्टूडेंट हुआ करती थी। ओके। मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज आया है तो वो सिर्फ 2 इवेंट्स की वजह से चेंज आया है। जो आप कह रही हैं कि आप बिल्कुल इतने हार्ड सब्जेक्ट में कैसे आए और इतने हायर स्टडीज़ पे कैसे पहुँचे। एक ये था कि मेरी अम्मी का एक थप्पड़, जो मैं 5th ग्रेड से जो है 6th ग्रेड में ट्रांसफ़र हुई, तो 1st सेमेस्टर में मुझे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स मिले। वो एक्चुअली कुछ चीटिंग का मसला था। वो मेरे पीछे बैक पे जो बैठी हुई लड़की थी उसने सब जवाब जो है वो कॉपी किए थे, तो टीचर ने जो है मेरे मार्क्स कम करके मुझे रेड उसमें कर दिया। वो तो शुक्र मंथली टेस्ट थे तो उसमें इतना इशू नहीं हुआ। तो मेरी अम्मी ने कभी हाथ नहीं उठाया बच्चों के ऊपर, ना मेरे फादर ने। लेकिन अम्मी ने उस वक्त मुझे बहुत हल्का सा थप्पड़ मारा था और शी वाज गेटिंग क्राइड कि मैं पढ़ना चाहती थी और मुझे पढ़ने नहीं दिया गया और मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूँ, तो तुम जो है वो पढ़ के नहीं दे रही है। वो एक मोमेंट मेरे जहन में रह गया था। और एक मोमेंट था मैट्रिक में, मुझे याद है कि मेरे फादर के जो बिजनेस बहुत डाउनफॉल का शिकार था। ओके। और उस वक्त हमारे इतने अच्छे हालात नहीं थे, तो मैं ट्यूशन नहीं ले पाई थी मैट्रिक में। तो 2 महीने के लिए मैंने सिर्फ ट्यूशन ली। तो हमारे जो ट्यूटर थे वो बड़े फेमस थे, जो यानी माना जाता था कि ए और A+ ग्रेड उन्हीं के पास से आता है। अच्छा। अगर उनसे पढ़ा जाए तो मैंने सिर्फ 2 महीने उनके पास मैथ्स के लिए गई थी मैं पढ़ने के लिए। तो उनसे वो एक सवाल सॉल्व कर रहे थे अलजेब्रा का, तो वो हो नहीं पा रहा था। उसमें एक फार्मूला लगना था क्यूब वाला, फिर दोबारा जो है वो स्क्वायर वाला फार्मूला लगना था, तो वो स्क्वायर का फार्मूला गलत लगा रहे थे। तो मैं क्योंकि बैक बेंचर टाइप की थी उस ट्यूशन सेंटर में, वैसे मैं बैक बेंचर नहीं हूँ। अच्छा, अब नहीं हूँ? अब नहीं हूँ। नहीं, पहले भी बैक बेंचर नहीं थी, लेकिन उस ट्यूशन सेंटर में बैक बेंचर थी। ओके। क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रीट पूरे साल नहीं किया, पढ़ाया नहीं था, बिल्कुल एंड में आई थी।
तो मैंने उनको बोला कि आप ये फार्मूला जो है वो लगाएं तो स्क्वायर का, तो ये सॉल्व हो जाएगा सवाल। उन्होंने बड़े अजीब अंदाज से मेरी तरफ देखा और वो सवाल सॉल्व करने लगे, तो वो इत्तेफाकन सवाल सॉल्व हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, मैच भी कर गया वो ना। तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा जो मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। ओके। एंड दैट वाज द मोमेंट, वो जो स्टिल वो जो बात है ना वो मेरे दिमाग में अभी तक है, खोटे सिक्के वाली। अच्छा, लेकिन आपके इस बात से एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो उस्ताद होते हैं वो डेफिनेटली वालिदैन का दर्जा रखते हैं, तो उस्तादों को अपने शागिर्दों के लिए हमेशा बड़ा ही सख्ती करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप जिन जुमलों का इस्तेमाल करिए कि उन्होंने किया, वो मेरे ख्याल से थोड़े से हार्श थे, इससे मोटिवेशन लो हो जाती है बच्चे की, डिस्करेजिंग करने वाले कि ये क्या कर सकता है, या ये जिस तरह 2 महीने में कौन से मैथ्स पढ़ के A1 ग्रेड ले लेगी, ये उनका कहने का मतलब ये था कि क्योंकि 9th में B ग्रेड है तो कौन सा A ग्रेड आ जाएगा। राइट। तो अच्छा, ये 2-3 चीजें ऐसी लाइफ में इंसिडेंट हुई कि सोचा कि नहीं बस अब तो मैंने कुछ करके दिखाना है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि फिर प्रिंसिपल साहब ने, मेरी 27 हम स्टूडेंट थे जब हम 6th ग्रेड में आए हैं, तो मेरा 27th रैंक था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आई जम्प्ड ऑफ टू 11th रैंक, देन आई जम्प्ड ऑफ टू 7th रैंक। तो प्रिंसिपल ने अब्बू को बुला लिया कि क्या ऐसा क्या किया है कि ये इतने अच्छा पढ़ने लग गई है। तो फिर उसके बाद से कंटिन्यूटी रही। फिर मैंने अपनी मर्जी से, क्योंकि हम लोग फ्यूडरल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, तो मैं पहली फीमेल थी जिसने मास्टर्स में खुद ही जाके एडमिशन ले लिया था और अब्बू को लाके जो है ना फीस वाउचर दे दिया कि फीस जमा करा दीजिए। तो अब्बा ने कुछ कहा तो नहीं? अब्बा के एक्सप्रेशन, मेरे वालिद साहब बहुत सपोर्टिंग है और आज जो भी कुछ मैं हूँ तो उसके पीछे जो है वो मेरे वालिद साहब का हाथ है। अच्छा, लेकिन फिर ये क्रिमिनोलॉजी ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्रिमिनोलॉजी इसलिए क्योंकि बेसिकली एक तो ये सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट है, ठीक है, बाकी जो अगर देखा जाए इसलिए। और मेरा शुरू से इंटरेस्ट ये था कि मैं सोशल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर काम कर सकूं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जिन साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजरी, क्योंकि हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस होती थी तो मेरे बड़े भाई को रैकेट्स की बीमारी थी, तो वो एक सर्टेन एज पे आके उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो वो जब वो स्कूल से वो ड्रॉप आउट हो गया तो मैं अकेली रह गई अपनी क्लास में। तो बस वो जो लड़कों का ग्रुप था उसमें एक फीमेल मैं थी साथ, तो एक लड़की, तो वो फिर उसी तरह चलता रहा आगे तक। तो फिर हम आई.कॉम हमने साथ किया, हम 5-6 लोग थे, फिर हमने B.कॉम साथ किया। अच्छा, जब आप क्योंकि जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो ये है कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, आप या माइंड रीड कर सकें, यू नो, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें, और जो क्रिमिनल होता है उसकी साइकोलॉजी, और कहा यह जाता है कि ये जो लोग क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं वो सामने आने वाले शख्स को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आया ये कल्प्रिट है या इनोसेंट है, ठीक है। इतनी एट द क्राइम सीन जो है आपको सस्पेक्ट्स में से बहुत जल्दी पता चल जाता है, यानी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सस्पेक्ट्स। अच्छा, तो इसको क्रिमिनोलॉजी को पढ़ने के बाद आम जिंदगी में लोगों की पहचान आसान हो गई? बिल्कुल आसान हो गई, मदद मिली इससे, बहुत ज्यादा मदद मिली। कई लोगों के चेहरे को ले कई लोगों की मुनाफकत सामने आती है, कई लोगों का वो मुस्कुराहट सामने आती है जिसके पीछे जो है हसद या एक जलन। मुश्किल नहीं लगता कि जब आप लोगों को इतना पढ़ने और समझने लग जाएं तो फिर आपको लगता है कि अच्छा मैं तो उसको भी जानता हूँ, मैं तो उसको भी जानने लगी हूँ, तो फिर आप अपने इमोशनली अपने आप को वो इंटैक्ट नहीं कर पाते लोगों से? लाज़िम बात है, जब आप इतने हाई फील्ड में जाते हैं, इतनी एजुकेशन लेते हैं, आपका मेरा एक प्रैक्टिकली भी एक प्रोफेशनली भी एक बैकग्राउंड है, तो उसमें आपको सबसे बना के रखनी होती है, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता। मुझे पता होता है कि बहुत सारे लोग मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, अच्छा, या दूसरी लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर सकते, तो हम उसका ये कोई एक्सप्रेशन देते ही नहीं है ना उस बात पे, ताकि क्योंकि अगर आपने कोई आंसर दिया या कोई इंप्रेशन दिया उसके ऊपर तो वो फौरन से जो है वो उसको। अच्छा, ये बिकॉज इस वक्त हमें देखने वाली ज़्यादातर ख़वातीन हैं मॉर्निंग शोज़ को, तो ये ज़रूर बताओ कि जब क्रिमिनोलॉजी में फ़ीमेल की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो उसमें उनका आगे फीमेल फर्दर करियर क्या होता है, वो कैसे इसको परसू कर सकते हैं? मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैंने क्रिमिनोलॉजी जो है ना वो जेंडर बायसनेस पर है ही नहीं ना, इसमें जेंडर काउंट नहीं होता। क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होता है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट होता है, जैसे डॉक्टर होता है, उसमें मेल फीमेल नहीं होता, तो ये इससे ऊपर की एक चीज़ है, ठीक है। जब मैं काफ़ी अर्से से पिछले 6-7 साल से जो है मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए कंसल्टेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट भी रह चुकी हूँ और स्टिल काम भी कर रही हूँ, स्पेशली सिंध पुलिस के साथ हमारे अपकमिंग काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरी एक्सपर्टीज़ में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन है,
तो आप लोग बेसिकली आप लोग काम ये करते हो कि जब एक जुर्म हो जाता है तो आप उस क्राइम सीन पर जाते हो और वहां पर फिर इन्वेस्टिगेट करते हो? जी, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एविडेंस कलेक्शन है, फॉरेंसिक है, लेकिन हमारी पुलिस अभी इतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं है। तो हम अभी हमारा MOU साइन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो जहाँ जैसे हम लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आगे पुलिस को की ट्रेनिंग्स में और इनमें हेल्प करेंगे। अच्छा, तो आप लोगों का क्या डायरेक्टली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे भी कांटेक्ट होता है? हाँ जी, मैं पिछले एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, तो बिल्कुल होता है, मिलके हम उनकी प्रोफाइलिंग भी कर रहे होते हैं, उनसे इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं। राइट। अच्छा, क्योंकि एक इंटेरोगेशन नहीं कर रहे होते, इंटरव्यू कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन एक होता है ना कि ये वो शख्स है जिसने अल्लाह ना मतलब किसी को मर्डर किया है, या हमारे यहाँ तो हर दिन नया नया कोई रेप केस सामने आ जाता है। इस तरह के जो सस्पेक्ट्स हैं, एक औरत होने के नाते, जिस तरह अभी ये जो मोटरवे केस हुआ, इसमें जिस तरह से वो अभी मैं सुबह अपनी हेडलाइन सुन रही थी कि उसमें अभी तक उस शख्स को पकड़ा ही नहीं जा सका, एंड क्राइम सीन से जो भी सारी चीज़ें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है कि फॉरेंसिक लैब के थ्रू हर चीज़ के सैंपल्स एंड DNAs एंड आप पहुंच जाते हैं सस्पेक्ट की तरफ। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या साइकी है इन क्रिमिनल्स की कि ये सोचते हैं कि हमें सजा नहीं होगी इसलिए खुलेआम ही सब कुछ करते हैं? बेसिकली यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ डेटरेंस नहीं है बिल्कुल भी ना। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि अगर मुजरिम पकड़ा भी जाए ना तो वो इजीली जो है वो छुट जाता है, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। तो हम ज़्यादा फोकस इसीलिए करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में कि जी एविडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी क्राइम सीन के ऊपर जाएं तो। राइट। जितने ज़्यादा आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे, मतलब कोई भी क्राइम सीन ऐसा नहीं है कि जिसमें एविडेंस ना हो। ये इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो है वो एविडेंस कलेक्ट करता है। ये काम आप लोगों के अंडर आता है? ये इसमें जी बिल्कुल, ये मैं तो आप लोग अच्छे से कलेक्ट किया करें ना, ताकि उसको प्रॉपर सजा मिल सके। ये होगा कि मैं हर ट्रैवलिंग करती रहूं टोटल। ऐसे भी मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है इस सिलसिले में, लेकिन ये है कि अब हर केस पे तो नहीं जा सकती। अच्छा, यहाँ एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि ये जो लोग जो भी सो कॉल्ड, क्योंकि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए तो वो मुल्जिम कहलाते हैं, वो पुलिस वालों के सामने, क्योंकि हमारे यहाँ मार कुटाई भी की जाती है उगलवाने के लिए, मतलब जो नॉर्मली एक नया नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में कुछ पुलिस का सिलसिला इस तरह से। पुलिस ऑर्डर 2002 के बाद तो प्यूनिटिव पुलिसिंग कहते हैं हम इसको, प्यूनिटिव पुलिसिंग कम हो गई है, लेकिन होता है अभी भी ड्राइंग रूम की सैर और ये सारा कुछ। तो उसमें वो पुलिस वालों के सामने तो शायद एतराफे बयान कर देता है, फिर उसके बाद उसको वकील आता है तो वो उसको समझाता है, उसको सुनहरे ख्वाब दिखाता है कि नहीं जी ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर वो अपने बयान तब्दील कर देते हैं, तो फिर एविडेंस काम आते हैं। यहाँ हुकूमत का एक फेलियर है ना, जब उन्होंने कहा था करप्शन से पाक एक वो जो है रियासत कायम करनी थी मदीना की, तो उसके बाद करप्शन से पाक रियासत कायम करते ना, आपकी जुडिशरी पुलिसिंग से लेके पूरी जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स हैं। फिर अगर जुडिशरी से भी हटा दें, फिर आगे जब प्रिजन में आप जाते हैं तो वहाँ भी लूप होल्स हैं। मुजरिम तो रेस्ट लेने के लिए मैं जो है वो प्रिजन में चले जाते हैं, 1-2 महीने जी आराम से मैं जेल में गुजार के आता हूँ। ऐसा ही है। और अभी ये जो पकड़े गए हैं, जिसमें 2 सस्पेक्ट्स हैं, एक शफकत और दूसरा आबिद, इन्होंने यही किया। ये पिछले कोई 5-6 सालों से ये डकैतियां करते हैं, उसके बाद ये रेप करते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, 2-3 महीने वहां रहते हैं, फिर निकल के आ जाते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, वारदात करते हैं कि जितनी न्यूज़ चल रही है, बल्कि उम्मीदवारों से ही क्वेश्चन है जो इन्वेस्टिगेट करे, खासतौर पर साइयो से ही क्वेश्चन है कि एक बंदे ने 2012-13 में किसी रेप केस में इन्वॉल्व था, वो सस्पेक्ट पकड़ा गया, क्या उस वक्त DNA टेस्टिंग होती थी? क्या आपने कैसे साबित किया कि अभी के जो DNA है, आपके पास तो डाटा बैंक ही नहीं है DNA का, तो आपने DNA कैसे मैच किया उनका? अब ये तो इतना टेक्निकल क्वेश्चन, आप क्योंकि आप उस फील्ड से हैं तो आपको पता होगा, लेकिन डेफिनेटली इन चीज़ों के जो है वो जवाबात मिलने चाहिए। आवाम को पता नहीं गुमराह किया जा रहा है, लेकिन आप ये देखें कि ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर ये न्यूज़ डिस्कस हो रही है और पाकिस्तान का बड़ा बुरा सा इमेज जो है वो सामने आ रहा है। तो डेफिनेटली आपने ठीक कहा, आईओ जो है उनको थोड़ा सा एहतियात और खाली सिर्फ ये केस नहीं है, मैं बात करना चाह रही थी कि आप 5 साल से 50 साल तक की जो खवातीन को नहीं छोड़ते, आप देखेंगे उनमें ये चीज़ पूरी पाई जाती है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप कितने केसेस देख लें उनके रेप केस और अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसी 1-2 चीजें क्या हुकूमत की तरफ से की जाएं कि
पाकिस्तान में हम क्राइम को कंट्रोल कर सकें? सबसे पहले बात ये तो हुकूमत से पहले इंसान को जो है खुद अपनी सेल्फ कैथारसिस करना चाहिए। हम लोगों का अक्सर ये होता है, मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हूँ 15 साल से, आपको पता है कि वाबस्ता हूँ, प्रोग्राम्स भी करती रही हूँ और साथ एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम करती रही हूँ। तो हम अक्सर सवाल होता था, एंकर लाजमी ये सवाल पूछते थे ये हुकूमत किस में, तो मैं हमेशा कहती थी यार सारा काम हुकूमत का नहीं है, आपका अपना भी जो है ना कुछ जो है इनपुट होना चाहिए। आपने खुद क्या किया, आप ये भी तो बताएं ना। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि अब हम ऐसे हो गए हैं कि हमें डराया जाए, हमें खौफ में रखा जाए और हमें पता हो कि इसको करने पे मुझे ये सजा मिलेगी या मेरे साथ ये सलूक किया जाएगा। दो चीजें, एक टेररिज्म था, वो एक अलग सिनेरियो था, जो वॉर ऑफ टेरर की वजह से हम इतने हाई सिक्योरिटी में और रेंजर्स में, खासतौर पर कराची में आप देखें तो पले बड़े हैं और उसी के अंडर रहे हैं। अभी भी यहाँ रेंजर्स नहीं गई, हालांकि सिर्फ मेरे ख्याल से 6 महीने और 1 साल के लिए आई थी, 6-7 साल हो गए उनको। ठीक है। और लेकिन फिर भी ये है कि फिर वही मैं बात कहूँगी आपसे कि देखें, इस फील्ड को चूज करने का मकसद मेरा ये था कि मैं इसमें ऐसी स्टडीज हैं और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़कर जो है वो आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और मुतबर इदारों की ये बड़ी अच्छी बात है। वी विश यू गुड लक कि आप इसी तरह से आप लोग अच्छा काम करते रहें। खवातीन को बिल्कुल यकसा मौके मिलने चाहिए तो वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। मैं यहाँ एक ब्रेक लूंगी और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान।